हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो नर्चर, द इजीएस्ट एंड द फाइनेस्ट वे टू लर्न बायोलॉजी। आज का अपना टॉपिक है जेनेटिक्स पार्ट 3। और आज के टॉपिक में अपन ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में लिख रखा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देख रखा है, मेंडल इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ओके, तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक थे। ठीक है, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली। हालांकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वैसे एक्सपेरिमेंट उससे पहले कुछ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो सिस्टमेटिक नहीं थे। ओके, इसलिए इसलिए अपन ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये जो मेंडल साहब हैं उनकी फोटो है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मेंडल वाज बोर्न इन 1822 टू ए peasants फैमिली इन द सेंट्रल यूरोपियन विलेज ऑफ हेजनड्रॉफ। ठीक है, तो 1822 के अंदर पैदा हुए थे वो हेजनड्रॉफ के अंदर। नेक्स्ट लिखा है इन 1843 he was admitted to a Augustinian monastery of Saint Thomas in Brunn, taking the name of Gregor। ओके, तो उन्होंने एक मोनेस्ट्री के अंदर वर्क भी किया। ठीक है, अगस्टियन मोनेस्ट्री थी उसके अंदर 1843 के अंदर। नेक्स्ट है इन 1851 टू 1853 he studied in the University of Vienna। वियना के अंदर पढ़े थे, वेयर ही स्टडी नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और इन दोनों की स्टडी उनके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि उनको अपने टाइम में स्टेटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज था। और उसी वजह से वो बाकी साइंटिस्ट से ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उन्होंने हर एक कैरेक्टर्स को जो भी उन्होंने स्टडी किया था उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर उसको स्टडी किया, क्योंकि उनको स्टैटिस्टिक्स साइंस का बहुत अच्छे से नॉलेज था। ओके, नेक्स्ट लिख रखा है इन 1856 मेंडल परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कहने का मीन है 1856 में मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। ठीक है, विद द गार्डन पी। जिस पे एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी था, जिसको अपन पाइसम सेटाइवम, जिसका साइंटिफिक नेम है, उसके नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये मेंडल की हिस्ट्री में जितने भी सन आ रहे हैं और जिस जिस सन के अंदर उन्होंने जो जो वर्क किया था उन सब वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, किस पे किया था पाइसम सेटाइवम, जिसको क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं, है ना? तो ये सारा है। नेक्स्ट है द रिसर्च फेज ऑफ हिज करियर लास्टेड टिल 1868। यानी उन्होंने 1856 में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था और 1868 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ओके, बाद में 1884 के अंदर किडनी डिसऑर्डर की वजह से मेंडल की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्लियर? नेक्स्ट है मेंडल हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन को अपन देखेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, मतलब देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या होते हैं। जब अपन मोनो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस और डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस को पढ़ेंगे तब आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है he noticed certain contrasting traits in the garden pea plant
तो अपन पाइसम सैटाइवम बोलते हैं, इन द गार्डन ऑफ द चर्च। तो वो जिस चर्च में काम करते थे उस चर्च के पीछे जगह थी, उसमें उन्होंने एक गार्डन लगाया। उस गार्डन में उन्होंने पाइसम सैटाइवम, जिसको अपन गार्डन पी बोलते हैं, उसके प्लांट लगाए और उन प्लांट्स पे उन्होंने स्टडी किया। अब वो जो पी प्लांट होता है, जो गार्डन पी प्लांट होता है, उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो एकदम क्लियर कट होते हैं। वो आराम से बाहर से देखने से भी अपन उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक रीजन था कि उन्होंने जो प्लांट चूज किया था, जो पाइसम सैटाइवम था, उसकी हेल्प से उनको अपने स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प रही। ओके, नेक्स्ट है, ही परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर अबाउट 7 years। तो 7 सालों तक वो हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट करते गए और जनरेशन जो है वो बनाते गए, उन पे स्टडी करते गए। ओके, नेक्स्ट है, ही मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज रिजल्ट्स एंड देन मेड सर्टेन जनरलाइजेशंस एंड पुट फॉरवर्ड सर्टेन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन 1866। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उससे जो उन्होंने रिजल्ट निकाले या महसूस किए, उनके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूल्स या लॉस दिए। ठीक है, 1866 के अंदर। क्लियर, वो लॉस क्या थे, वो जब अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन देखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये आप मान लो कि मेंडल के सक्सेस होने का रीजन कहीं ना कहीं उसने जो चीजें सेलेक्ट की थी और जिस तरीके से स्टडी की थी वही उसके सक्सेस का रीजन बना। उसने पी प्लांट चूज किया था, क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन पी प्लांट सेलेक्ट करने की वजह से उसको अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस बहुत अच्छे से देखने को मिली। क्लियर, और उसके साथ में उसका जो स्टडी करने का पैटर्न था, है ना, एक तो एक्सपेरिमेंट करने का पैटर्न और उसको एनालाइज करने का पैटर्न जो था वो बहुत अच्छा था। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टेटिस्टिक्स को यूज किया था, जिसकी हेल्प से वो उनके डेटा को अच्छे से हैंडल कर पा रहा था, एनालाइज कर पा रहा था और अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे बहुत अच्छे से पहुंच पा रहा था। यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट करने में और उनके रिजल्ट के लिए जो था वो सक्सेसफुल रहा था। तो पी मटर उसने मतलब पी यानी मटर के प्लांट्स उसने क्यों चूज किए थे पाइसम सैटाइवम के? पहला इसका रीजन है, गार्डन पी हैज डिस्टिंक्ट इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी पी प्लांट को यदि अपन बाहर से देखें तो उसके कुछ कैरेक्टर्स को अपन सीधा स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ, जैसे हाइट का कैरेक्टर हो गया। जनरली अपन यही देखते हैं, हाइट का कैरेक्टर हो गया या फ्लावर कलर हो गया या जो पोड होती है ना, मटर की जो पोड होती है, फली जिसको अपन बोलते हैं, वो हो गई। तो उनको देख करके अपन बता सकते हैं, उनके ट्रेट्स को देख करके सीधा सीधा बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाइट का लिया, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स का लिया, हाइट का लिया। क्लियर, तो हाइट को दो दो ट्रेट्स होते हैं हाइट के, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो इनको क्लियर कट अपन बाहर से देख करके बता सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, तो बाहर से देख करके अपन बता सकते हैं। जैसे ये पी प्लांट है तो ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो बाहर से देख करके पता किया जा सकता था उनके कैरेक्टर्स का। ओके, तो बहुत डिस्टिंक्ट थे, बहुत क्लियर कट थे और इजीली क्या थे, डिटेक्टेबल थे। क्लियर, तो पहला रीजन तो ये था। सेकेंड रीजन क्या था, द प्लांट्स रिप्रोड्यूस वेल एंड ग्रोज टू मैच्योरिटी इन ए सिंगल सीजन। तो ये यूं कह सकते हैं कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर वो जो प्लांट थे वो मैच्योरिटी गेन कर लेते थे और आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाते थे। ओके, तो वो जो कम टाइम के अंदर रिप्रोडक्शन शो कर देते थे और ग्रो भी हो जाते थे। तो कहने का सेंस ये है कि बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा अपन जो मेंडल था वो पी प्लांट पे स्टडी कर सकता था। क्लियर, क्योंकि जो उसका लाइफ साइकिल था वो एक सिंगल सीजन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता था, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता था मेंडल को
पी प्लांट पे स्टडी करने में, क्लियर, क्योंकि वो सिंगल सीजनल प्लांट थे। ओके। थर्ड है द पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग इन नेचर बिकॉज पी फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। तो अपन बात करें तो जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे सेल्फ पॉलिनाइजेशन पॉसिबल था। इसी के साथ में पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनाइजेशन भी क्या था, हो सकता था। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यही बताया है कि सेल्फ पॉलिनाइजेशन कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी गाइनोसियम और एंडोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बीच में जो पोलन और पिस्टिल की इंटरेक्शन होती है, यानी जो मेल पार्ट से पोलन निकल करके और फीमेल के पिस्टिल पार्ट पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जो ये पॉलिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनाइजेशन। लेकिन यदि किसी अदर प्लांट के पोलन को किसी अदर प्लांट की पिस्टिल पे डाल करके पॉलिनाइजेशन करवाया जाए तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनाइजेशन। तो जो पी प्लांट था उसके अंदर सेल्फ पॉलिनाइजेशन और क्रॉस पॉलिनाइजेशन दोनों पॉसिबल थे, क्लियर। क्रॉस पॉलिनाइजेशन कैसे करते थे, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता था पी प्लांट का, उसके मेल पार्ट को अपन क्या कर देते थे, कट कर देते थे, रिमूव कर देते थे, तो सिर्फ लास्ट में क्या बचता था, सिर्फ फीमेल का पिस्टल पार्ट बचता था। तो पी का जो सेकंड प्लांट होता था उससे पोलन को लेकर के फर्स्ट प्लांट जो पी का था उसके पिस्टिल पे डाल करके क्रॉस पॉलिनाइजेशन परफॉर्म किया जा सकता था। तो यहाँ पे लिख रखा है फिफ्थ पॉइंट यही है कि क्रॉस पॉलिनाइजेशन कुड बी डन आर्टिफिशियली। तो जनरली तीन मेन रीजन थे। फर्स्ट रीजन ये था कि पी प्लांट पे जो भी मेंडल जिन कैरेक्टर्स पे स्टडी कर रहा था उस वो डिस्टिंक्ट थे, बहुत इजीली डिटेक्टेबल थे, बाहर से देख करके वो उसके बारे में पता लगा सकता था, उसके फिनोटाइप्स को देख करके उनके जीनोटाइप्स की स्टडी कर सकता था वो लगभग। सेकंड था कि ये सिंगल सीजनल प्लांट थे, मतलब कम टाइम के अंदर ये मैच्योर हो जाते थे और रिप्रोडक्शन कर सकते थे, ठीक है, तो मैच्योरिटी गेन कर लेते थे, तो कम समय के अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स को वो आराम से, तो कम समय के अंदर कैरेक्टर्स को वो स्टडी कर पाता था। और थर्ड ये था कि उसमें सेल पॉलिनाइजेशन और क्रॉस पॉलिनाइजेशन परफॉर्म हो सकता था। तो ये मेन रीजन थे पी प्लांट को सेलेक्ट करने के। नेक्स्ट है मेंडल टुक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस प्लांट्स शोइंग सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था मेंडल ने, 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो यहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स दे रखे हैं और यहाँ पे उनके ट्रेट्स दे रखे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। तो पहला आता है फ्लावर कलर। फर्स्ट जो कैरेक्टर था वो था फ्लावर का कलर। पी प्लांट का जो फ्लावर था उसमें देखें तो उनमें बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो, उनके ट्रेट्स जो थे, उनका जो डोमिनेंट ट्रेट्स था वो पर्पल था, यानी फ्लावर पर्पल कलर का दिखाई देता था और उसके लिए कैपिटल वी सिंबल यूज करते थे। और जो व्हाइट था वो रिसेसिव ट्रेट था, उसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कैपिटल वी और स्मॉल वी क्यों किया, चलो कैपिटल वी तो पता चल जाता है वॉयलेट के लिए या पर्पल के लिए यूज कर लिया वी, इसके लिए व्हाइट के लिए डब्ल्यू यूज क्यों नहीं किया। इसका ये रीजन था कि जो भी आप किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट के लिए जो सिंबल यूज करते हो उसके जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसके डोमिनेंट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे और उसके रिसेसिव ट्रेट को आप उसी लेटर के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यदि अलग अलग अपन करते हैं, मतलब इसको यदि वॉयलेट से वी से और इसको यदि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते तो मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता और स्टडी में कंफ्यूजन हो सकता था। इसलिए एक को कैरेक्टर को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दो और दूसरे को उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा और स्टडी इजी हो जाएगी। ओके। सेकंड जो कैरेक्टर था हाइट का था, प्लांट की हाइट, उसमें डोमिनेंट ट्रेट था टॉल जिसको कैपिटल टी से, और रिसेसिव ट्रेट था शॉर्ट यानी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड था सीड कलर। सीड का कलर कैसा है, येलो, डोमिनेंट ट्रेट था वाई से रिप्रेजेंट करते थे,
और ग्रीन जो था वो रिसेसिव ट्रेट था, इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते थे। फोर्थ था, सीड का शेप कैसा है, क्या वो राउंडेड है या रिंकल्ड है। राउंडेड है तो वो डोमिनेंट है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव ट्रेट है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ है पोर्ड कलर। तो पोर्ड का कलर कैसा है, ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव है। पोर्ड की शेप की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेटेड है यानी फुल है, तो कैपिटल एफ से वो डोमिनेट हो जाएगा। और कंस्ट्रिक्टेड है यानी फ्लैट है, कंस्ट्रिक्टेड देख रहे हो ना, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड देखने को मिल रहा है, तो इसको स्मॉल एफ से देखने को मिलेगा, जो कि रिसेसिव ट्रेट है। और लास्ट है सेवेंथ कैरेक्टर जो है वह है फ्लावर पोजीशन। यदि फ्लावर की पोजीशन एकदम साइड में है, टर्मिनल पे नहीं है, साइड में है, तो उसको बोलेंगे एक्सियल। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि डोमिनेंट ट्रेट है। और यदि एकदम टॉप मोस्ट पे, टर्मिनल पार्ट पे प्लांट की, तो उसको अपन बोलेंगे टर्मिनल, और जो कि रिसेसिव होगा उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये 7 कैरेक्टर्स के 7 डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं और उनके सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस। तो मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेंडल जो था वो अपने जो कलीग्स थे, जो पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके थे प्लांट्स पे, उनसे ज़्यादा समझदार था, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और उसको पता था कि कैसे स्टडी करना है, तो उसको स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज था पहली बात तो। और जो भी वो स्टडी करता था उसका बहुत अच्छे से डेटा को अरेंज किए हुए रखता था, ठीक है। और एक टाइम में एक ही कैरेक्टर्स को स्टडी करता था। जैसे उसने पहले पी प्लांट उगाए, ठीक है, और उसको मान लो हाइट के कैरेक्टर को स्टडी करना है, तो उसने सिर्फ हाइट के कैरेक्टर को ही स्टडी किया कुछ जनरेशन तक। ऐसा नहीं कि वो सीधा मतलब हाइट का भी कैरेक्टर उस समय देख रहा है, फ्लावर का कैरेक्टर भी देख रहा है ना, पोर्ड का कैरेक्टर भी देख रहा है, ऐसा नहीं था। एट ए टाइम वन कैरेक्टर को वो स्टडी करता था, और जो भी स्टडी करता था उसका बहुत अच्छे से डेटा वो रखता था। लिख रहा है इन एडिशन टू हिज चॉइस ऑफ ए सुटेबल प्लांट he took a number of precaution while performing his experiments। और नेक्स्ट लिख रखा है he restricted his experiment to one or very few pairs of contrasting traits at one time। at a time या one time वो कुछ ही कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर्स को स्टडी किया करता था, ठीक है। और जो भी वो स्टडी करता था उसके जो भी रिजल्ट आते थे उसको बहुत अच्छे से वो अरेंज करता था, और अपने एक्सपेरिमेंट में वो स्टैटिस्टिक्स को जो स्टडी होती है उसको यूज किया उसने। नेक्स्ट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो कौन सी टेक्निक्स थी जिसकी हेल्प से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, यानी कौन कौन सी टेक्निक्स को उसने इन्वॉल्व किया। ज्यादा तो क्लियर जब अपन मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो स्टेप्स देख लेते हैं, वो टेक्निक्स देख लेते हैं जिसकी हेल्प से मेंडल एक्सपेरिमेंट करता था। तो सबसे पहले थी सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, ठीक है ना, प्योर पेरेंट प्लांट्स। तो वो क्या करता था, प्योर पेरेंट प्लांट्स को सेलेक्ट करता था, दैट इज होमोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट्स। देखो प्योर प्लांट्स का मतलब क्या है, होमोजाइगस नेचर के होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ बात करूं, यदि वो कैरेक्टर चूज करता था हाइट का और वो 2 प्लांट लेता था, तो उसमें से एक प्लांट प्योर टॉल होता था और एक प्लांट प्योर ड्वार्फ होता था। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जो वो प्लांट यूज करता था ना किसी भी कैरेक्टर के लिए, उसके ट्रेट्स के लिए वो प्योर होता था। जैसे ये टॉल लेता था तो वो कैपिटल टी लेता था, तो टॉल के बीच में क्रॉस करवा रहा है तो वो हमेशा कैपिटल टी लेता था पेरेंट्स के फॉर्म में, यानी पेरेंट जनरेशन हमेशा क्या होती थी, होमोजाइगस होती थी। यदि ड्वार्फ ले रहा है तो वो होमोजाइगस ही होता है, क्योंकि स्मॉल टी हो गया। क्लियर। तो हमेशा किसी भी कैरेक्टर के लिए ट्रेट्स वो यूज करता था तो वो प्योर होते थे, वो होमोजाइगोटिक इन नेचर होते थे। क्लियर। सेकंड की बात करूं हाइब्रिडाइजेशन, तो वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करता था, यानी क्रॉस ब्रीडिंग वाली टेक्निक यूज करता था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट प्लांट्स टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन, यानी इन दोनों के बीच में वो हाइब्रिडाइजेशन करवाता था। यानी टॉल प्लांट के बीच में यदि करें तो यहाँ पे 2 गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, और यहाँ पे 2 गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी, और उनके बीच में वो क्या कराता था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाता था, ठीक है, जिसकी हेल्प से कैपिटल टी और कैपिटल टी
F1 जनरेशन अपने को देखने को मिलती है, फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन को यूज करता था। और थर्ड है राइजिंग ऑफ सेकंड F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। तो वो जो F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनी है उनके बीच अब वो कौन सा क्रॉस करवाता था, सेल्फ पॉलिनाइजेशन करवाता था। क्लियर। सेल्फ पॉलिनाइजेशन से F2 F3 और सो ऑन जनरेशन वो प्रोड्यूस करता था। तो ये उसके एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक थी। सबसे पहले वो पेरेंट्स के फॉर्म में प्योर पेरेंट्स लेता था, मतलब होमोजाइगस ट्रेट वाले पेरेंट्स लेता था, उनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग करवाता था, जिसको अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और फिर जो F1 जनरेशन आती थी क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो F1 जनरेशन आती थी उनके बीच फिर वो क्या करवाता था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाता था, ठीक है। और जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन ऐसा चलता रहता था। और देन उसके बाद में ये जो स्टडी करता रहता था और नई जनरेशन वो लेता रहता था। क्लियर। तो ये 3 स्टेप्स उसके चलते थे। तो कैसा था, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ बता देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। और वो हाइट का एग्जांपल लूंगा मैं, बहुत सिंपल है, हमेशा यही अपन यूज कर रहे हैं तो इजी रहता है समझने में। जैसे उसने एक पेरेंट लिया टॉल और एक लिया ड्वार्फ, तो दोनों के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे, दोनों के ट्रेड जो थे वो डिस्टिंक्ट थे। अच्छा, ये पेरेंट जनरेशन थी तो प्योर लेता था वो, प्योर हमेशा जो पेरेंट जनरेशन वो प्योर लेता था। प्योर का मतलब होमोजाइगोटिक इन नेचर, ट्रेड के लिए होमोजाइगोटिक। यहाँ पे कैपिटल टी होता था, यहाँ पे स्मॉल टी था। अब इन पेरेंट्स के बीच में वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन वो करवाता था। तो क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए यहाँ पे गैमेट्स बनाने पड़ते थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। अब इन गैमेट्स के बीच में क्या होता था, क्रॉस ब्रीडिंग होती थी, क्रॉस ब्रीडिंग, या इसको अपन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, या इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसकी हेल्प से अपने को एक ही टाइप का जाइगोट देखने को मिलता था, क्योंकि गैमेट सिमिलर टाइप के, या तो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी चाहे इससे फर्टिलाइज हो चाहे इससे हो, या ये कैपिटल टी इससे फर्टिलाइज हो या इससे फर्टिलाइज हो, हमेशा एक ही कॉम्बिनेशन मिलता, वो मिलता। 4 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सब 4 टाइप के कॉम्बिनेशन एक ही होते, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इनके बीच में ये जो अपने को मिले हैं 4 टाइप के, यानी नंबर में 4 कैपिटल टी स्मॉल टी के जाइगोट जो मिले, वो अपनी F1 जनरेशन होगी। अब इसी F1 जनरेशन को वो लेता, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाता कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 गैमेट्स हो गए, और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। अब इनको आपस में वो क्या करता, क्रॉस करवाता। तो अब ये जो क्रॉस होता है इसको अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाता है, यानी इन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन होता। तो इसको आगे अपन देखेंगे कि कैसे करवाते हैं, पुन्नेट मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी रख देते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये 3 टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी एक कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन, 2 मिलते हैं अपने को कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक मिलता है अपने को स्मॉल टी वाले। तो इस तरीके से एक प्योर लंबा होता था, 2 जो हेट्रोजाइगस टॉल होते थे, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ होते थे। तो ये रेशियो अपने को देखने को मिलता था जीनोटाइप। और फिनोटाइप देखें तो इसमें से एक तो होमोजाइगोटिक टॉल है, 2 हेट्रोजाइगोटिक टॉल है, लेकिन है तो टॉल ही ना। तो टोटल कितने टॉल हो गए, 3 टॉल हो गए, और एक कितना हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशियो ये हो गया, और फिनोटाइपिक रेशियो ये देखने को मिला। क्लियर। तो इस तरीके से उन्होंने स्टडी किए थे। तो ये होती है अपनी ग्रेगोर जॉन मेंडल की हिस्ट्री और उसके काम करने का तरीका, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।